एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYP सेमेस्टर थर्ड AEC इंग्लिश का जो पेपर है इसमें वो सवाल बता रहा हूं जो आपके पेपर में आएगा। इन सारे सवालों को आप अच्छे से सुनिए, समझिए, नोट डाउन करिए और एग्जामिनेशन में देने जाइए। आपको एग्जाम में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। तो कौन से ये सवाल आपके पेपर में आएंगे आइए बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा आप सभी बच्चों के लिए आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, फॉलो करना चेक कर सकते हैं। और अगर आप सभी बच्चों को पूरा कोर्स पढ़ना है AEC इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। यहाँ बताते हैं आप सभी बच्चों को पहला सवाल जो कि है हमारे पास रिपोर्ट से जुड़ा हुआ। जैसे क्वेश्चन है राइट अ रिपोर्ट फॉर सबमिशन, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग सवाल आया हुआ आपका सिलेबस में। तो राइट अ रिपोर्ट फॉर सबमिशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना है, आपको रिपोर्ट सबमिट करना है जो कि किसके रिगार्डिंग है, मतलब किससे जुड़ा हुआ है। तो मार्केट का पोटेंशियल, मान लीजिए आपने कोई नया इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लॉन्च किया, वो एक नया ब्रांड है, अब उसका रिपोर्ट आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करना है, सबमिशन करना है। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट तैयार करना है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, तो 15 नंबर का आता है। तो बताते कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है कि रिपोर्ट ऑन मार्केट पोटेंशियल फॉर द न्यू ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रिपेयर्ड फॉर, मान लीजिए किसके लिए बनाया जा रहा है, मतलब ये जो रिपोर्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बनाया जा रहा है। प्रिपेयर्ड बाय मतलब आपका नाम या फिर आप जो डियानेशन है वो लिख सकते हैं। आप वहां का डेट डाल दीजिएगा, जिस दिन का रिपोर्ट उस दिन का डेट डाल सकते हैं, या एग्जाम का डेट उस दिन डाल दीजिएगा। सबसे पहले हम इसका समरी लिखते हैं। समरी मतलब इस चीज के बारे में ओवरऑल रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है उसका हम लगभग एक समझ लिखते हैं। तो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं कि दिस रिपोर्ट एवेल्यूएट्स द मार्केट पोटेंशियल फॉर लॉन्चिंग अ न्यू ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट ट्रेंड्स, टारगेट कंज्यूमर बिहेवियर, कंपिटिटिव लैंडस्केप एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देखिए ये जो रिपोर्ट है बेसिकली जो हमारा नया जो बेसिकली ब्रांड लॉन्च हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसके रिगार्डिंग कि मार्केट में क्या अभी जो करंट मार्केट ट्रेंड्स चल रहा है, जो कंज्यूमर को टारगेट कर सकता है नहीं कर सकता है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या आएगा, या फिर जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है बेसिकली उससे जुड़ा हुआ हमारे पास इसमें रिपोर्ट जारी किया जाता है। द फाइंडिंग्स मतलब इस रिपोर्ट में जो खोजा जा रहा है इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड। मतलब यहाँ पर देखिए जो ये बेसिकली जो ब्रांड है, यहाँ पर इस ब्रांड का हमारे मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर इनोवेटिव, अफोर्डेबल एंड फीचर रिच इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ये जो ब्रांड है बेसिकली हमारा इनोवेटिव है, अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत सारे फीचर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक दिए गए, पार्टिकुलरली इन द स्मार्ट डिवाइस। जैसे कि वर्तमान युग जो है स्मार्ट डिवाइस से जुड़ा हुआ है, तो स्मार्ट डिवाइसेस बहुत सारे हैं और ये होम ऑटोमेटेड सेगमेंट्स को भी क्या करता है, कवर कर लेता है। ये इसके बारे में ओवरव्यू रिपोर्ट हमने दे दिया, एग्जीक्यूटिव एक समरी दे दिया। अब देखिए इंडस्ट्री का क्या ओवरव्यू हो सकता है। मार्केट साइज एंड ग्रोथ के बारे में बात करें, यानी मार्केट का क्या है, द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, लगभग ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें तो ये लगभग 1 ट्रिलियन का है। उसका एनुअल ग्रोथ बात करें तो लगभग 6% है। इमर्जिंग मार्केट अगर हम एशिया और अफ्रीका में देखें तो सबसे ज्यादा इसका हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल देखा गया है। अब इसके की ड्राइवर्स की बात करें जिसमें हमारे पास क्या इंक्रीज्ड एडॉप्शन ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस, हमें क्या करना चाहिए, जो स्मार्ट चीजें हो उसको अडॉप्ट करना है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें, और यहाँ पर जो भी डिस्पोजल इनकम है उसे ग्रो करना पड़ेगा। अब इन सब चीजों में आप बताइए कि आपको चैलेंजेस नहीं आएगा, भाई एकदम चैलेंज आएगा। जिसमें क्या मार्केट में और भी कंपटीशन में लोग हैं एकदम है, तो यहाँ पर इंटेंस कंपटीशन हो सकता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सकता है, और हमारे पास जो बेस बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उनका कॉस्ट लगातार बढ़ सकता है। ये चीज हमें देखने को मिल सकता है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि हमने मार्केट को क्या किया, टारगेट कर लिया कि हाँ अपना हमें उठाना है। डेमोग्राफी से बात करें तो जो यंग प्रोफेशनल है, लगभग एज मान लीजिए 25 से 40, जो टेक एंथुसियास्ट होते हैं या स्मॉल टू मीडियम जो इंटरप्राइजेज आते हैं, ये क्या करते हैं अर्बन, ये हम कहाँ से मिल सकते हैं, तो बेसिकली अर्बन सेंटर जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रैपिडली, ये सब चीज बेसिकली ये सब कहाँ पे एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं। अगला है कस्टमर का प्रेफरेंस बात करें तो कस्टमर डिमांड करता है हाई प्रायोरिटी। आजकल क्या है, सभी को एनर्जी सेविंग वाला चाहिए, सीमलेस कनेक्टिविटी चाहिए, और सेल्स के बाद मतलब बेचने के बाद भी तो कस्टमर सपोर्ट रहना चाहिए। ये सब चीज लोग आजकल प्रीफर करते हैं। अगर बात करें इसमें कंपेटिटिव लैंडस्केप बात करें तो मेजर प्लेयर में देखिए टारगेट मतलब जो हमारे कह सकते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को लेकर कौन कौन कंपनी वैसे टारगेट रहते हैं, या कौन कौन से हमारे कंपटीशन में कौन कौन लोग हैं, तो सैमसंग है, सोनी है, LG है। इमर्जिंग प्लेयर ये सब के सब हमारे मिड टियर सेगमेंट में बेसिकली इमर्जिंग प्लेयर्स के रूप में आ सकते हैं। मार्केट में देखिए गैप किस चीज का, मतलब किस चीज का अधूरा है, लैक ऑफ अफोर्डेबल ऑप्शन, मतलब यहाँ हमारे पास ऑप्शंस का यहाँ पर कमी है। विद प्रीमियम फीचर मतलब बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ लिमिटेड फोकस और इको फ्रेंडली वगैरह, जो भी डिवाइसेस होने चाहिए वो इको फ्रेंडली होने चाहिए। ये चीज का मार्केट कमी है। अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास कि न्यू हमारे पास बेसिकली पोजीशन द न्यू ब्रांड ऑफ अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन विद सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास क्या है कि हमारा जो पोजीशन बन सकता है एक न्यू ब्रांड के लिए
एक सस्टेनेबल, एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के रूप में हमें दिख सकता है। ठीक है, अगला है हमारे पास है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या है हमारे पास प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब हम इसे कैसे बेच सकते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पे। जैसे पहले क्या है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी एट कॉम्पिटिटिव प्राइस हम इसमें देंगे, इको फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन दे सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देंगे और साथ ही साथ एक्सेप्शनल कस्टमर सपोर्ट भी देंगे कि भैया आपको कोई दिक्कत हो आप कॉल कर सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। फिर अगला है हमारे पास इसमें मार्केटिंग और सेल का क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है ये बताया गया है। तो पहला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि इसमें लॉन्च प्लान कैसे किया जा रहा है। हमें सबसे पहले टारगेट करते हैं ऑनलाइन कैंपेन्स में, जिसमें पार्टनरशिप करते हैं जो ई कॉमर्स ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें पार्टनरशिप करते हैं, ताकि इसमें हम क्या कर सकें और जो रिटेल प्रेजेंस है वो हाई ट्रैफिक मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह या फिर क्या शहरीकरण वाला एरिया में ज़्यादा रख सकते हैं। प्रमोशन करने के लिए जो आजकल हमने देखते हैं इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं सोशल मीडिया के, उनको जोड़ सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं लोगों के बीच में। अब सेल्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर से पहले जुड़ सकते हैं या पार्टनरशिप कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स है, उनसे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन बताइए। अब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बात करें तो लगभग इसमें मान के चलिए 10 मिलियन से लेकर इतना पैसा लगने वाला मैन्युफैक्चरिंग मार्केट सब जुड़ेगा। रेवेन्यू मान के चले तो 50 मिलियन फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्च पे कमा सकते हैं इसमें। प्रॉफिट मान के चलोगे तो एक साल लगभग एस्टिमेट कमा सकते हैं, अगर ग्रोथ इसका सही से रहा, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट सही से हो तो हो जाएगा इतना। अब यहाँ पर रिस्क भी तो होगा भैया, प्रोडक्ट लॉन्च करो तो रिस्क भी होगा। रिस्क एंड मिटिगेशन स्टेट क्या है, कॉम्पिटिशन है बेसिकली हमारे पास, डिफेंस में फोकस करना है, कस्टमर की लॉयल्टी पे भरोसा करना होगा, ये सब चीज़ों पे काम करना है। दूसरा जो सप्लाई चेन का इशू रहता है कि हमें पार्टनरशिप डेवलप करना है बहुत सारे सप्लायर्स के साथ, ताकि इसका स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके। रेगुलेटरी चैलेंज में देखिए तो हमें क्या करना है, इंप्लॉय डेडिकेटेड कंप्लायंस टीम टू एड्रेस। देखिए एक बेसिकली टीम को बनाना पड़ेगा जो भी बेसिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होगा उन सभी चीज़ों को ये क्या करेगा, पूर्ति कर सकता है। ये बेसिक डिमांड है। रिकमेंडेशन में बात करें कि हम लोग क्या क्या चीज़ में ऐड कर सकते हैं, तो प्रोसीड कर सकते हैं बेसिकली हम इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ इनिशियल मार्केट टेस्टिंग पहले कर सकते हैं, कुछ टारगेट रेंज कुछ टारगेट जगहों पर बेच के। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं जो भी एडिशनल रिसोर्स इसमें लगते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल का प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। इन्वेस्ट इन अ रूबोस्ट कस्टमर सपोर्ट, इसमें हम एक कस्टमर सपोर्ट फैसिलिटी देंगे कि लोगों से क्या हो सके, ट्रस्ट बन सके और लॉन्ग टर्म तो ये हमारा लॉयल्टी बना रह सके। अब इसके बारे में बताया गया, ये एनालिसिस क्या करेगा, आपको हाई पोटेंशियल देगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है वो मार्केट सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये प्रोवाइड करता है हमारे ब्रांड के इनोवेशन को, अफोर्डेबिलिटी को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो आज के मार्केट का सबसे बेसिक जरूरत है। बाय एड्रेसिंग मार्केटिंग गैप एंड लेवरेजिंग इमर्जिंग ट्रेंड्स द न्यू ब्रांड कैन अचीव सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड एस्टेब्लिश अ कॉम्पिटिटिव फुट होल्ड। देखिए इस ब्रांड के लॉन्चिंग के साथ ये सारे के सारे जो चीज रहेंगे मार्केट में, जो भी चीज गैप है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा हमारे पास। प्रीपेड बाय, आप अपना यहाँ पर क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। तो आपका जो नाम रहेगा शुभ नाम, या फिर आपको लगता है XYZ लिखना चाहिए भैया आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम, योर डिजाइनेशन, आपका क्या डिजाइन किया था आपने, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अप्रूव्ड बाय, जो भी आपके रिलेवेंट अथॉरिटीज रहेंगे आपका उनके द्वारा ये कह सकते हैं अप्रूव किया हुआ था, तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये था 15 मार्क्स का सवाल, पेपर में पूछा जाएगा, VBI स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये बताइए। तो सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं, बट विदाउट द यूज ऑफ वर्ड। मतलब अब बड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे, आप अपने एक्सप्रेशन, एक्शंस, आपके जो व्यवहार है यानी बिहेवियर जो है उसके थ्रू आप लोगों को क्या कर सकते हो, संदेश पहुंचा सकते हो। इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मानते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, जो वर्बल कम्युनिकेशन है आप बोल चाल लिख के समझा सकते हो, लेकिन नॉन वर्बल में आप अपने इमोशंस को, आप अपने जो वर्ड्स को रह सकते हो वो एक्शन के थ्रू या बिहेवियर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, ये बताया गया। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनमें अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला होता है फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब जो आज के वर्तमान युग का जो हमारा यूनिवर्सल फॉर्म का सबसे बेस्ट फॉर्म है कि आप अपने इमोशन में, जैसे हैप्पीनेस, सुख, दुख, रोना, हंसना, डरना, ये सब चीज़ को क्या कर सकते हो, आप इन सब चीज़ों से अपने एक्सप्रेशन के थ्रू मैसेज को कन्वे कर सकते हो डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट अलग अलग जगह पे जाके। तो ये कहलाता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा बॉडी लैंग्वेज, जिसे हम काइनेसिस के नाम से जानते हैं। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके बैठने का, आपके चलने का तरीका, ये सब चीज़ बताता है। जैसे दिस इंक्लूड गेस्चर्स, पोस्चर्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें बॉडी मूवमेंट काम होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर, जैसे आप आर्मी के लोगों को देखते हो तो उनका बॉडी का जो मोशन रहता है, अगर आप देखोगे एकदम सीधा रहते हैं,
चलने का प्रॉपर मोशन होता है, इससे पता चलता है कि उन्हें भाई किसी चीज का डर नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर सकते हो कि वो किस प्रकार वो हमारे देश के जवान है, जिस प्रकार आप डिनोट हो जाता है हमारे पास। अगला हमारे पास है आई कॉन्टेक्ट, जिसे हम ऑसिलोकिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका आई का बिहेवियर, जैसे आप किसी को देख रहे हो, किसी को आप आई कॉन्टेक्ट मिला रहे हो, या फिर डर के मारे आपकी आंखें भी बता देती है, ये सब चीज भी क्या होता है, आपका कॉन्टेक्ट करने का तरीका होता है, आपके कॉन्फिडेंस बताता है। अगर आप कोई चीज फोकस करो, आपको सब कुछ मालूम है, आप कॉन्फिडेंस डरे हुए रहोगे तो आपका आंखें बता देगा भैया इसको डर लग रहा है, इस प्रकार आपको ऑनेस्टी भी दर्शाता है ये चीज आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। अगला हमारे पास है प्रोक्सीमिक्स, जिसे हम कहते हैं यूज ऑफ स्पेस। दिस रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इंटर। देखिए आप क्या करते हैं, जब किसी मान ली बातचीत करते हो, आप भैया कुछ डिस्टेंस निभाते हो, ये पर्सनल स्पेस जो है या बेसिकली जो डिफरेंस है हमारे पास, ये बताता है कि आपका व्यवहार कैसा है। पर्सनल स्पेस वेरी बेस्ड ऑन कल्चर नॉर्म्स एंड द नेचर ऑफ रिलेशन। देखिए आपका डिपेंड करता है कि कल्चर, हमारी भारतीय सभ्यता है कि अगर हम किसी भी बाहरी लोग से मिलेंगे तो उनका आदर सत्कार करेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे नमस्कार करेंगे, ये हमारे भारत का कल्चर है। तो यहाँ पर ये हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अगला है टच, जिसे हम हैप्टिक्स के नाम से जानते हैं। टच कैन कम्युनिकेट इमोशन। टच से क्या होता है, आपकी इमोशन, अफेक्शन, सिंपैथी या आपका जो एग्रेशन है, ये सब दर्शाता है। द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टच डिपेंड्स ऑन, ये बेसिकली जो टच भी है ये भी डिपेंड करता है आपका कल्चर कॉन्टेक्स्ट कैसा है और आपका रिलेशनशिप लोगों इंडिविजुअल के प्रति कैसा है, ये चीज बताने काम करता है। अगला हमारे पास है वोकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपके बोलने का जो टोन होता है, पिच होता है, वॉल्यूम होता है। डर के रहोगे तो आपका आवाज की थोड़ा दबा दबा लगेगा, आप स्पीड बोलोगे मतलब नर्वस हो, कुछ जल्दी बोल के पार होना चाहते हो, इस प्रकार से। एक फ्रेंडली टोन रहेगा जो आप धीरे धीरे मैसेज कन्वर्ट करना चाहते हो, एक हार्श टोन रहेगा तो आपका गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। तो डिपेंड करता है आपका वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है। अगला है अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखता है आपका दिखावट, जैसे क्लोथिंग, हेयर स्टाइल। आज के जमाने में बात करें तो ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं यहाँ पे बताता है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है। अगर आप किसी बड़े पर्सन में देखते होगे तो बड़े पर्सन देखते हो भैया वो सूट बूट जूता टाई जो भी रहता है फॉर्मेलिटी, इससे पता चलता है कि उसके ब्रांड वैल्यू को पता चलता है कि वो कितना ज्यादा अमीर है। लेकिन वास्तविकता में बस दिखावे के लिए ये सब चीज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, वो अंदर से खोखला रहता है। गेस्चर में बात करें तो अगर आपके हाथ का मूवमेंट हो गया, आपके जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिंबल्स के रूप में थंब से उठा देते हैं, ये सब चीज क्या होता है सिग्नल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजों को भी यहाँ इस्तेमाल होता है हमारे पास। अगला हमारे पास है पोस्चर, मतलब आपके बैठने का, आपके खड़ा रहने का तरीका। ये भी क्या रहता है, अगर आप लेजीनेस रहोगे तो आपको पता चल जाए, बॉडी मूवमेंट सब सीधा नहीं रहोगे, टेढ़ा रहोगे, तो पोस्चर से भी पता चल जाता है। प्लस साइलेंस है हमारे पास, मतलब चुपचाप रहना। आपका चुपचाप रहना मतलब जब आप चुप रहोगे, तो साइलेंस का मतलब यहाँ पर होता है आप पावरफुल हो, आप एग्रीमेंट को लेकर कन्वे करा सकते हो, आपके अंदर टेंशन हो सकता है, या आपके डिपेंड करता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट के प्रति कितना मालूम है या नहीं मालूम, ये भी चीज बताने का ये कार्य करता है साइलेंस। अब ये तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस मतलब क्या महत्व होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहले ये आपको कम्युनिकेशन करने में क्या करता है, इनहेंस करता है, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग को लगातार बढ़ाता है। ये आपके एक्सप्रेशन को या इमोशंस को क्या करता है, एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। ट्रस्ट को, आपके ट्रस्ट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये हमें क्या करता है, जो क्रॉस कल्चर, देखिए हमारे देश के कल्चर लोग हो गए, उनके अपने कल्चर सेम मिलेगा, लेकिन क्रॉस कल्चर के जब इंटरेक्शन होते हैं तो इसमें ये हमारे हेल्प करता है, क्योंकि हर जगह लैंग्वेज काम नहीं देता, आपको लैंग्वेज नहीं आएगा, लेकिन आप इमोशन के थ्रू, बॉडी गेस्चर के थ्रू लोगों को समझा सकते हो। तो ये कैसे नॉन वर्बल के कुछ पार्ट है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ वाइटल एलिमेंट, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ वाइटल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक वाइटल एलिमेंट है ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना मैसेज को लिखे या बोले भी क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपने बातों को समझा सकते हैं और कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, बेटर रिलेशनशिप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उम्मीद करूंगा कि आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ गया होगा। तो 15 नंबर ये सवाल आपको आता है पेपर में, इसे नोट डाउन करें अच्छे से। अगला सवाल है, व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी है एनुअल रिपोर्ट जारी करता है, क्यों जारी करता है, ऐसा क्या रहता है उस रिपोर्ट में, आपको रीजन बताने, कारण क्या है जारी करने का और क्यों जरूरी है ये बताना है। पेपर में आया हुआ ये सवाल है, एनुअल रिपोर्ट कंपनी का। जानते हैं सबसे पहले क्या है। तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी क्या होता है, किसी कंपनी एक रिपोर्ट है बेसिकली, या डॉक्यूमेंट जिसे आप कह सकते हैं, जो कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है अपने जो भी शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स के लिए जारी किया जाता है। इसमें कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस रहा साल भर में, इसमें आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपके द्वारा जो भी चलाया गया ऑपरेशन रहे, या आपका फ्यूचर के लिए जो प्रोस्पेक्ट्स रहा उस फिजिकल फिजिकल ईयर में,
ये चीज बताने का काम करता है हमारे पास एनुअल रिपोर्ट, यानी सालाना जो रिपोर्ट जारी होता है ये बताने का काम करता है। अब इसमें देखिए कौन कौन से लोग मौजूद होते हैं ये बताया गया, जिसमें चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन का मैसेज रहेगा, एक समरी रहेगा जो कि कंपनी के अचीवमेंट्स को, कंपनी ने क्या जीवन में प्राप्त किया और इनके क्या विजन है, ये चीज को ये दर्शाने का काम करता है चेयरपर्सन का मैसेज। अगर हम बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो इसमें डिटेल्स रहेंगे, कंपनी के जो एक्टिविटीज रहे, मार्केट रहे और जो स्ट्रेटेजी रहे वो इस चीज में जारी रहेगा। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात करें तो इसमें जो बैलेंस शीट रहेगा साल भर का, इनकम का स्टेटमेंट रहेगा, कैश फ्लो का स्टेटमेंट, ये सब चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी होता है। चौथा पॉइंट रहेगा मैनेजमेंट का डिस्कशन क्या रहा, उसके बाद मैनेजमेंट डिस्कशन मतलब एमडी और जो एनालिसिस रहा उसमें कंपनी के द्वारा जो भी बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ और जो ऑपरेशन रिजल्ट रहे ये सब चीज़ में जानकारी दिया हुआ मिलेगा। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में तो इसमें इंफॉर्मेशन रहता है कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर के प्रति क्या इंफॉर्मेशन दिया गया या क्या कंप्लायंसेस रहे ये बताया गया। सस्टेनेबिलिटी या फिर CSR इनिशिएटिव, यानी यहाँ कंपनी के द्वारा जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया गया, इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट, वो ये सब चीज हाईलाइट यहाँ पर किया जाता है। तो ये किसी भी इंक्लूडेड रहते हैं एनुअल रिपोर्ट में जारी किया जाता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले इसमें क्या रहता है, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रहता है और अकाउंटेबिलिटी रहता है मतलब जिम्मेदारी रहता है। एक एनुअल रिपोर्ट जो है बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट रहता है कि पूरा कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा और कंपनी ने सरकार के प्रति जो भी कार्य किया या देश के प्रति कार्य किया, ये सब चीज को इसमें जानकारी रहेगा। प्लस ये इंश्योर करता है कि जो मैनेजमेंट रहेगा वो मैनेजमेंट ने यहाँ सारी जिम्मेदारी ली है, अपने जो भी शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर के प्रति ये सारी जिम्मेदारी खुद लेता है, ये बताता है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की तो इसमें फाइनेंशियल इनसाइट्स है, जिसमें जो शेयर होल्डर और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गए वो कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस या फाइनेंस स्टेबिलिटी हो गया, उससे गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे बता रहा है। ये हमें हेल्प करता है कि कंपनी के जो मीटिंग्स हुए हैं या कंपनी जो मीटिंग कर रही है फाइनेंशियल गोल के लिए उसमें हेल्प करने का काम करता है ये हमारे पास। अगला थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। ये जो रिपोर्ट है ये कंपनी का विजन क्या है कि भैया कंपनी किस प्रकार ग्रो कर रही है, कंपनी का मिशन क्या है, फ्यूचर के प्रति क्या उसने प्लान बनाया, ये सब चीज बताने का काम करता है। इट ऑफर स्टेक होल्डर्स, ये स्टेक होल्डर्स को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कि भैया कंपनी आपको हेडिंग कर रहा है नहीं, कंपनी आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सब कुछ बताने का काम करता है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, देखिए एक कोई भी जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो पहले से वेल प्लान्ड होता है कि ताकि आपके ट्रस्ट को और कॉन्फिडेंस को, जो भी वहां इन्वेस्टर है भैया पैसा लगाएं तो उनका पैसा को तो बचा, पैसा को तो देखना पड़ेगा ना, इससे थोड़ी ऊपर पैसा लगाएगा, कंपनी को ग्रोथ मिल रहा है, लॉन्ग टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ कंपनी जो कमिटमेंट किया था कि ऐसा होगा वो चीज प्राप्त हो रहा है, ये सब चीज बताना पड़ता है ना, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है। कंप्लायंस विद रेगुलेशन, देखिए यहाँ पर जो भी बेसिकली फाइनेंशियल ऑपरेशन इंफॉर्मेशन या रेगुलेटरी बॉडीज के और पब्लिक के प्रति जो भी लीगल पैसा ऑब्लिगेशन है वो इन सब चीजों को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, ये सब चीज देखना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस में बात करें तो ये जो भी हमारे पास लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज देखना पड़ेगा। फिर छठा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग टूल। डिसीजन मेकिंग टूल में क्या है, जो स्टेक होल्डर्स हो गए जिसमें इन्वेस्टर, लेंडर्स, पार्टनर्स हो गए, इस रिपोर्ट का यूज करते हैं ताकि उनको कंपनी में उनका इन्वॉल्वमेंट है या डिसीजन है वो सब चीज पता कर सके। फिर इंप्लॉय का इंगेजमेंट कैसा, मतलब इंप्लॉय जो है, इंप्लॉयज कैन यूज द रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड द, इंप्लॉयज भी पढ़ सकते हैं इस रिपोर्ट को कि कंपनी ने क्या हासिल किया और किस प्रकार उनका जो रोल है कंपनी के सक्सेस में कंट्रीब्यूट रहा। फिर पब्लिक इमेज में बात करें तो एक प्रोफेशनली क्राफ्टेड जो एनुअल रिपोर्ट होता है ये कंपनी के रेपुटेशन को लगातार मार्केट बढ़ाता है। इट शोज किस प्रकार की कॉर्पोरेट जिंदगी में हमारे पास जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगातार ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक एनुअल रिपोर्ट हमारे कह सकते हैं कंपनी के वाइटल कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी चीज है, एक जरूरी पार्ट है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, ये सिर्फ जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिर्फ फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस नहीं, बट लोगों का ट्रस्ट, सपोर्ट, डिसीजन, कंपनी, लोगों का कंपनी पे जो स्ट्रेंथ या जो स्टेक होल्डर का स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप में कंपनी के प्रति, वो इन सब चीजों को ये एनुअल रिपोर्ट जारी करता है हमारे पास। तो ये एनुअल रिपोर्ट से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो आता है 15 नंबर का आता है जो कि कवर होता है। अब अगला सवाल आपसे बच्चों से पूछा जाएगा वो है मीटिंग ऑफ मिनट्स। ठीक है, आप पेपर में आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं, पेपर में आता है ये सवाल, मीटिंग ऑफ मिनट्स क्यों जरूरी है या फिर ऐसा क्या है, इसको एक्सप्लेन करना आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मीटिंग ऑफ मिनट्स होता क्या है। ठीक है, व्हाई आर द मीटिंग ऑफ मिनट्स इंपॉर्टेंट। आप होगा एक ऑफिशियल, जैसे कोई भी चीज, जैसे अभी हाल ही में अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखते होंगे तो टेस्ट क्रिकेट हो या कोई भी क्रिकेट हो, आईपीएल में देखा होगा कि बहुत सारे क्या करते हैं, जो कोचेस रहते हैं वहां मैच चलता है वो कुछ ना कुछ लिखते हैं। भाई क्या लिखते हैं आपने क्या सोचा, या कोई भी कंपनी में देखने जो सेक्रेटरी रहता है उसको बोला था कि सही टाइम पे जो सही बात बोला जाए या कंपनी के रिगार्डिंग जो सही लगे उसे नोट डाउन कर लेना। तो आप
इंपॉर्टेंट समय, मान लीजिए ये क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है एक ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड होता है। जब आप कोई चीज डिस्कस कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो उस मीटिंग के दौरान, तो उसे हम लोग कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग कहा जाता है। उम्मीद करूंगा अब थोड़ा सा पल्ले पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़े, यानी मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, ठीक है, यानी यही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक मुझे लगा कि हाँ ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मैंने मार्क कर लिया, इसे साइड में लिख कर रख लिया, तो यही चीज क्या बन गया हमारे लिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग। मतलब उस क्षण में जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट रह गया, रिटन रिकॉर्ड रह गया, उसे हम लोग बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग नाम। अब इसमें क्या क्या चीज होते हैं, तो भैया इसमें मीटिंग डिटेल्स होते हैं, मतलब इसमें आप जहां मीटिंग करने जाओगे उसका डेट, टाइम, लोकेशन, जो भी चीज आप कहां से आए, कहां गए थे, वेयर द मीटिंग ओकर्ड, ये सब चीज वहां इंक्लूड रहता है। अब इसमें हो सकता है मीटिंग आपका रेगुलर हो, स्पेशल हो, बोर्ड का मीटिंग हो, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार मीटिंग है। अब इसमें पार्टिसिपेंट की जानकारी भी होती है, जैसे अटेंडेंस में कौन कौन से वहां पर लोग मौजूद थे, उनका रोल क्या था, डिजाइनेशन क्या था, या फिर अब कौन कौन से मेंबर्स या फिर जो इंप्लॉयज थे बेसिकली उस समय अब्सेंट थे, रीजन के साथ यहाँ पर आपको इसे लिखना पड़ेगा। आप बताइए मीटिंग करने गए तो उसका कोई मसौदा होगा ना, एजेंडा बताओ तो मसौदा क्यों करने गए, ये कारण भी आपको लिखना पड़ेगा। एक क्लियर आउटलाइन लिखा होता है टॉपिक की या इश्यूज के बारे में कि ये मीटिंग किस चीज का था, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर चौथा नंबर है डिस्कशन पॉइंट, मतलब आप एक समरी में लिखोगे कि यहाँ पर जो भी डेलिब्रेट्स आए थे या एजेंडा में यहाँ पर क्या क्या ओपिनियंस रखा गया, क्या सजेशन था, क्या कंसर्न था, ये सभी चीजें इसमें मेंशन रहती है। फिर हम बात करें डिसीजन एंड रिजोल्यूशन के बारे में बात करें, तो यहाँ कौन कौन से की डिसीजन, मतलब मेन डिसीजन लिए गए इस मीटिंग में, इस मीटिंग का वोटिंग आउटकम क्या निकला, और क्या क्या यहाँ रिजोल्यूशन हमने अडॉप्ट की, ये सब चीज बाकी रहता है। उसके बाद यहाँ एक्शन आइटम की बात करें हम लोग, तो स्पेसिफिक टाइप्स, बेसिकली स्पेसिफिक टास्क जो है यहाँ डिजाइन किया जाता है, असाइन किया जाता है कि हमें क्या करना है, इन लोगों के प्रति या इन इंडिविजुअल के प्रति जिम्मेदार बनना है, टीम के प्रति, इन सभी चीजों का नाम यहाँ मेंशन रहता है। अप्रूवल रहता है प्रीवियस मीटिंग्स का, मतलब मिनट्स का, सॉरी, यहाँ कंफर्मेशन या फिर जो अमेंडमेंट्स मतलब होता है सुधार करना हमारे पास, मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग में हमने क्या क्या सुधार, मतलब गलती था, सुधारा, उसके बारे में सब कुछ यहाँ कंफर्मेशन के रूप में यहाँ लिखा हुआ रहता है। अगला है नेक्स्ट मीटिंग का डिटेल भी रहता है कि आपका नेक्स्ट मीटिंग कब है, डेट क्या है, एजेंडा क्या है, ये सब कुछ रहता है। और सिग्नेचर सेकंड में जो चेयरपर्सन रहेंगे उनका साइन रहेगा, पर्सन हु रिकॉर्ड द, मतलब जो रिकॉर्ड किया उस चीज का वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी रहेगा कि भैया प्रमाणित व्यक्ति ने साइन किया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, भैया काम तो हमने कर लिया, बता दिया क्या होता है। अब इसका देखिए क्या जरूरी है, क्योंकि देखिए ये ऑफिशियल बेसिकली रिकॉर्ड होता है जो कि आपका डिस्कशन, डिसीजन और आपके एक्शन प्लान को रिकॉर्ड करता है। तो ये आपका फ्यूचर रेफरेंस क्या होगा, आप जो लीगल डॉक्यूमेंट बनाए इसके प्रति आपको सब कुछ जानकारी देने का काम करता है। ये हमारा मिनट ऑफ मीटिंग। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रैक करता है, इंश्योर करता है कि आपने जो भी टास्क असाइन किए थे वो कंप्लीट हुए या ना हुए, ये हमारे जिम्मेदार बनाता है, और टीम के प्रति हमें एक्शन लेने में या फिर टीम के प्रति मजबूत करता है कि भैया हम अपने कंपनी के प्रति, लोगों के प्रति सही से काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसमें पारदर्शिता होती है। मिनट्स इनहेंस ट्रांसपेरेंसी बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर रिकॉर्ड, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली ये प्रोवाइड करता है क्लियर रिकॉर्ड कि आपका जो डिसीजन है वो क्लियर है, आप यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं कर रहे हो, यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे वो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ दिया हुआ रहेगा सेम पेज पर। यहाँ लीगल कंप्लायंस की बात करें तो जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गए जिसमें आप मेंटेन, बेसिकली जो मेंटेन करते हो मिनट्स, एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि गवर्नेंस रेगुलेशन के अंडर आता है। ये दे प्रोवाइड एविडेंस इन केस अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आता है, डिस्प्यूट होता है या कोई ऑडिट होता है, तो ये आपको एविडेंस के रूप में भी काम देता है। अगला है कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी मतलब यहाँ होता है निरंतरता। ये मिनट्स बेसिकली क्या करता है, आपको हेल्प करता है कंटिन्यूटी में, जो भी आपके हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है, आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चलने वाले या चलेंगे उनके बारे में ये आपको बताता है। न्यू जो पार्टिसिपेंट रहेंगे फ्यूचर मीटिंग्स में उनसे किस प्रकार समझना है, डिस्कस करना, ये भी बताने में आपको हेल्प करता है। प्लस छठा नंबर पॉइंट है डिसीजन वैलिडेशन, मतलब यह बताया जा रहा है दे वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिसीजन एंड एग्रीमेंट्स मेड ड्यूरिंग द, मान लीजिए आपको क्या करता है, वैलिडेट करने में हेल्प करता है कि आप मान लीजिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, तो यहाँ पर बताता है कि भैया आपने ये चीज़ किया था, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी देता है। अब कम्युनिकेशन टूल के बारे में बात करें तो एक प्रकार से ये टूल मतलब एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल होता है कि आपका मीटिंग के द्वारा आपने क्यों नहीं अटेंड किया, क्या क्या आउटकम है, सभी चीज़ बताने का काम करता है। प्लस टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्यूमेंटिंग डिसीजन एंड एक्शन प्लान, ये हमारा जो फ्यूचर मीटिंग्स में टाइमलाइन होगा या फिर जो भी हमने यहाँ पर रिपीटेड डिस्कशन किया उस चीज़ को अवॉइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बेसिकली क्या है, एक प्रकार का आपका क्रिटिकल कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम कम्युनिकेशन के लिए। ये आपको अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी,
कंटिन्यूटी, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है आपके लीगल या फिर रिलायबल रिकॉर्ड के साथ कि आपके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स लिया गया वो सही है गलत है, ये बताने का काम करता है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग आएगा पेपर में, इसे वीवीआई कर लीजिए। 15 मार्क्स में ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो एईसी इंग्लिश का आपका कवर हो जाता है पूरा सिलेबस। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट विश एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।